Good morning, students. Today we will continue with another quantity in motion, that is acceleration, and acceleration is the last quantity that we are going to study in this lesson, motion. Thereafter we have derivation of equations for motions and circular motion. Only two unit topic is left after this. Let's start with acceleration. What is acceleration? हिंदी में इसको त्वरण कहते हैं. त्वरण या एक्सेलरेशन क्या है? आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी इस लेसन में पढ़ा है. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. ये भी उसी तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम शॉर्ट में स्मॉल a इंग्लिश का से रिप्रेजेंट करते हैं. What exactly is acceleration? Acceleration is change of velocity of an object with respect to time. देखिए, से change of velocity with respect to time. Now you remember what is velocity with respect to time. This can be shown as delta v by delta t. What is change of velocity? Change of velocity by change in time period or whatever it may be, time. वेलोसिटी एज यू नो, वेलोसिटी आपको पता है वेग किसे कहते हैं. इसमें दो डायमेंशंस होते हैं, एक स्पीड विथ डायरेक्शन. तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये एक तो उसमें डायरेक्शन इशू है, दूसरा ये वेलोसिटी कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. कम की बात बाद में करेंगे. वेलोसिटी अगर बढ़ते रहे, चेंज हो, उसका स्पीड बढ़े, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इट्स स्पीड अप. यानी कि उसका स्पीड जब बढ़ता है तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं. सिमिलरली जब स्पीड घटेगा तो उसको हम दूसरा नाम से पुकारते हैं, उसको बोलते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन. रिटार्डेशन इस पे भी हम आएंगे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है. तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन के डेफिनेशन बदल जाते हैं, एक्सेलरेशन का टाइप्स बदल जाता है. और इसके लिए ज़रूरी कंटेंट क्या है? वेलोसिटी एज वी नो अर्लियर, it is the result of direction and distance. Well, let's see what are other properties of acceleration. Acceleration is shown as a. इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला में लेके आता हूँ. Since acceleration is change in velocity by change in time, then it is delta v by delta t. So it can be change in time का क्या मतलब होता है? v माइनस u बाई टी. यहाँ पे अगर आप देखेंगे what is v? v is the final velocity. v is final velocity and u is initial velocity. Of course t is time taken. If you are acquainted with these things, आप इन चीज़ों से वाकिफ हो जाएंगे तो आप एक्सेलरेशन किसी भी वस्तु का या त्वरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं. त्वरण ज्ञात करने के लिए हमको किसी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, यानी कि जब एक ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ था तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, और जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी. तो जब हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको जो आंसर मिलता है वो एक्सेलरेशन मिलता है. और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर या मीटर सेकेंड रेज़ टू द पावर -2, ये दो चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पे एक देखने वाला बात ये है, वाई इट इज सेकेंड स्क्वायर। सी, इफ यू सी दिस, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी इज ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड है। चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे आप स्पीड भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, आप याद कीजिए, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑलवेज डिटरमिन्स क्विकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्विकनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है, उसके चलने में गति में कितना तेजी है या कितना स्लो है, ये दोनों चीज को डिटरमाइन करता है, वेलोसिटी भी और स्पीड भी। तो हम यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि V स्टैंड्स फॉर बोथ वेलोसिटी एंड स्पीड। तो चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिस वेलोसिटी और स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 सेकेंड और जुड़ गया, तो दिस इज ऑलरेडी इन मीटर पर सेकेंड, देन दिस इज अगेन सेकेंड, तो आप देखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसके लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये इसके यूनिट है। इसमें हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को। इसमें वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, आप शुरू से अगर देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देयर आर डिफरेंसेस, उसी तरह स्पीड, वेलोसिटी, आफ्टर ऑल दिस ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन। एक किसी ना किसी तरह मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट तरीके से, बट इसमें वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड्स दोनों छुपा हुआ है। एक्सेलरेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें वेक्टर क्या है, वेलोसिटी या स्पीड वेक्टर है। हालांकि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मीटर पर सेकंड होने की वजह से यहाँ पे वेक्टर की तरह काम करेगा वेलोसिटी की जैसे। और चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक तो स्पीड का बढ़ना या घटना, घटने में हम थोड़ा बाद में आते हैं। एक्सेलरेशन को हम बढ़ने को बोलते हैं, जब किसी भी वस्तु का स्पीड बढ़ता है तब एक्सेलरेशन कहलाता है। इसलिए तो कार में या व्हीकल्स में आप देखिए एक लीवर होता है जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर मीन्स दिस लीवर इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो किसी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ब्रेक यूज़ करते हैं स्पीड को कम करने के लिए, तो वो आता है रिटार्डेशन में या डिसलेशन में। इसी तरह से बाकी चीज़ें हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे। पहला एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट एक्स स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ए ओरिजिन एंड ट्रेवल्स 100 meters to reach another point B in 1 second। कोई वस्तु x एक पॉइंट A से स्टार्ट करता है, 100 मीटर पहुंचता है, और उसमें लगता है उसको 1 सेकंड का टाइम। द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड अनदर पॉइंट C फ्रॉम B which is 120 meters away in next 1 second। Calculate the acceleration of the object in traveling A to C। अब यहाँ पे आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट x है, वो A से लेके B तक ट्रैवल करता है 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, टाइम लिया 1 सेकेंड, और उसके बाद फिर B से ये ट्रैवल करता है C तक 120 मीटर्स, टाइम लिया 1 सेकेंड। अगर यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछता है, जब ऑब्जेक्ट A टू B ट्रेवल करता है 100 मीटर्स तो उसको 1 सेकेंड टाइम लगता है, जब B टू C ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में तो 120 मीटर ट्रेवल करता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर सीइंग हियर, देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन डिस्टेंस, इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 20 मीटर ज़्यादा गया है नेक्स्ट 1 सेकेंड में। तो आप पूछता है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो व्हाट इज गिवन हियर,
what is given? Again u is equal to, what is u? Initial speed या initial velocity is 100 meter, initial speed is 100 meter per second, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्पीड क्या था? 120 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको निकालना है ए। ये कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है u माइनस वी बाई टी ए। तो आप निकाल के देखेंगे, सॉरी v माइनस यू। अब निकालें 120 माइनस 100, तो आपको मिलेगा ये क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये नीचे सेकंड है। ये 20 मीटर का इंक्रीज हुआ है एक सेकंड में। तो यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आप देखिए, एक सेकंड में ये 20 मीटर प्रति सेकंड का चेंजेस लाया बी टू सी। तो जब एक ऑब्जेक्ट ए से लेके सी तक ट्रेवल किया और दो डिफरेंट पॉइंट को टच किया है, ए से बी देन बी टू सी, और दो डिफरेंट स्पीड से गया है या दो डिफरेंट वेलोसिटी से गया है, तो ए से सी पहुंचने में उसका एक्सेलरेशन क्या था? ये था उसका एक्सेलरेशन। एक और एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर एक बार स्क्रीन पे देखिए दूसरा क्वेश्चन। ए मोटर बाइक स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर सेकेंड एंड रीचेस पॉइंट बी एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए, एक मोटर बाइक है, अपना जर्नी स्टार्ट करता है एक पॉइंट से ए से, जहां उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड था, और एक पॉइंट बी पे पहुंचता है जहां उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड हो गया 10 सेकंड के अंदर। यहां पे आप देखेंगे बड़ा मजेदार चीज, सेम चीज। इस एक्सेलरेशन को समझने के लिए आपको अगेन देखिए, यहां पे दिया है गिवन दैट। क्या दिया है? व्हाट इज गिवन? मैंने आपको कल कहा था कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं साइंस में, सबसे पहले वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने चाहिए जो हमको दिया है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड, कंफ्यूज आप मत होइए बार बार, जिसको हम यू बोलते हैं। क्या था क्वेश्चन के हिसाब से? इज 50 किलोमीटर पर सेकेंड। इट वॉज 50 meters, sorry 50 meters per second, 50 meters per second. And what was the final speed या final velocity, जो भी है, v is equal to, क्वेश्चन में is 100 किलोमीटर पर सेकेंड, 100 meters, again 100 meter per second. What is the time period? Time is equal to 10 seconds. See, क्वेश्चन था, स्टार्ट किया 50 मीटर प्रति सेकंड से और पहुंचा 100 मीटर प्रति सेकंड पे, और इसके बीच में इसको टाइम लगे 10 सेकंड। देन व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो वेरी सिंपल। आपको सारे पैरामीटर्स पता चल गए। अब इस पर आप सवाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अकॉर्डिंगली अगेन 100 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड बाई 10 सेकेंड। तो आप कर ही सकते हैं। आप देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सो वेरी इजी। 5 मीटर पर सेकेंड means
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर मीटर सेकेंड रेज़ टू द पावर -2। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, इसको अच्छा से देखिए। 5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब डेफिनेशन के हिसाब से इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन द स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हियर व्हेन द व्हीकल, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, इट्स इनिशियल स्पीड वाज 50 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 50 मीटर की स्पीड रखता था, लेकिन जब ये 10 सेकंड के बाद दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचा, दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, तो 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड पा चुका था और उसको 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पहुंचने के लिए उसको केवल 10 सेकंड का टाइम लगा। तो नेचुरली इस 10 सेकंड के पीरियड में उसका एक्सेलरेशन बढ़ा है, उसका स्पीड बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ा है। तो उस बढ़े हुए वेलोसिटी को, उस बढ़े हुए स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है एक्सेलरेशन इस फॉर्मूला से। तो दिस increase is called the product of delta v by delta t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये दोनों का जो आउटपुट निकला वो 5 मीटर पर सेकंड। तो दिस टेल्स अस कि द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में इसका जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वो 5 मीटर पर सेकंड करके हुआ है। यानी कि पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड था, तो दूसरे सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर तीसरे में ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस तरह से पूरे 10 सेकंड में इसके 50 बढ़े हैं। क्या 50 बढ़े? क्योंकि स्टार्टिंग में 50 था, फाइनल में 10 के बीच का डिफरेंस क्या है, यही 50 है। तो हर सेकंड के हिसाब से देखिए, हर सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा है। इसका मतलब 10 सेकंड में इसका 50 मीटर प्रति सेकंड स्पीड बढ़ गया और वो डिफरेंस आपको यहां से दिख रहा है। तो बहुत सिंपल है एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन। तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें हम देखेंगे 2 टाइप के हैं। आप परिचित हैं इन वर्ड से। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे टर्म से तो आप वाकिफ हैं, आपने पूरे लेसन में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स को बार बार सुना है। तो इसमें भी ऐसे ही टर्म्स हैं। यहाँ सेम इसका जो बेस है, यूनिफॉर्मिटी का बेस, वो बाकी जैसे में था, इसमें भी वैसे ही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? ऐसा एक्सेलरेशन जो इक्वल हो और इक्वल टाइम में हो, यानी कि चेंज when the velocity of the object changes equally in equal interval of time। बहुत सिंपल सा है। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, you can add one more word, equal change in velocity of an object in equal interval of time, equal interval of time is called
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे दोनों चीज़ें इक्वल है। मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के समय में बताया था, इसमें भी हम आपको ग्राफ करके आपको दिखाएंगे। स्पीड बढ़ता जा रहा है टाइम के हिसाब से, जैसे स्पीड बढ़ रहा है टाइम भी उसके हिसाब से, इंटरवल भी उसका बराबर चल रहा है। तो जो भी चेंजेस यहाँ पे, चेंज का मतलब जरूरी नहीं केवल बढ़े हैं, लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम बढ़ते हुए वेलोसिटी की बात करेंगे। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस दैट ओनली मीन्स एक्सेलरेशन। अगर कम हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। जैसे चलते हुए गाड़ी में ब्रेक लग गया तो उसका स्पीड कम हो गया, उसका वेलोसिटी कम हो गया। या चलते हुए गाड़ी को हमने टर्न काट लिया स्टीयरिंग व्हील से, तो जैसे टर्न किया तो वेलोसिटी चेंज हो गया। कैसे? तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों है। तो डायरेक्शन चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। स्पीड कम हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो जब स्पीड चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे फ्री फॉल इज कॉल्ड फ्री फॉल। आपने ये वर्ड सुना है, फ्री फॉल। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है, मान लीजिए एक कैप है, इसको आप ऊपर से छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे पहुंचने तक एक समान स्पीड में रहेगा, इसका जो स्पीड होगा एक जैसे ही होगा। अगर आप इसको कितने भी ऊंचे से छोड़ें, एक सर्टेन हाइट से, वहाँ से इसका स्पीड नीचे आने तक एक समान रहेगा। रीज़न? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल। और इसको हम बोलते हैं जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अगेन एक्सेलरेशन। जी क्यों एक्सेलरेशन में कैटेगरी में आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन भी है, स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है, और उसमें एक फोर्स भी काम कर रहा है। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जरूरी है। लेट्स कम टू फोर्सेस। फोर्स जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। बिना एनर्जी या फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अगर किसी कार का हमको स्पीड बढ़ाना है तो हमको इंजन को तेज दौड़ाना पड़ेगा। आपको अपना स्पीड, आप चल रहे हैं, आपको भागना है तो आपका अपना एनर्जी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी क्रिएट फोर्स, आगे लेसन में हम पढ़ेंगे। तो एनर्जी फोर्स क्रिएट करता है। तो एनर्जी या फोर्स कहाँ से आता है? जी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट कम्स फ्रॉम ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से। ये जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर आप चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, अगर एक कार 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और आपने ब्रेक लगा दिया तो इसका स्पीड घट के 3 से 4 या फिर 2 में फिर एक करते करते 0 में आ जाएगा। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन कम होना भी रिटार्डेशन कहलाता है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, या ब्रेक लग जाना या स्लो हो जाना। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होता रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिसमें डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और टाइम इक्वल इंटरवल्स पे चले। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, जी फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म। ये अनइक्वल चेंजेस, जैसा वेलोसिटी या स्पीड में अभी मैंने बताया आपको, चेंज हो, अनइक्वल चेंज हो,
unequal change in equal interval of time। चीज़ें बस वही है, थोड़ा समझने का। मैंने अभी भी बताया ब्रेक लगाना, यानी कि जो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती हैं, जो एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी या स्पीड अनइक्वल अमाउंट से बढ़ता घटता है, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सिंपल एग्जांपल है ब्रेक लगाना। आपने मैरी गो राउंड देखा है, इट्स कॉल्ड मैरी गो राउंड। यहाँ तो है ही नहीं, आप मेरीलैंड जाते होंगे तो पार्क में आपको मिलता है घूमने वाला झूला, रामलीला में सब लगता है। तो आप देखेंगे ये जब मूव करता है तो इसका स्पीड एक जैसा नहीं होता। जब ये भी है मैरी गो राउंड, इसके अलावा ऐसा वाला सांप सीढ़ी वाला आपने देखा होगा, जिसमें बैठ के आप ऐसा घूमते रहते हैं। इसमें आप देखेंगे जब आप ऊपर को चढ़ रहे होते हैं तो आपका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन आप जैसे नीचे को आता है तो आप बड़ा तेजी से आते हैं, फिर ऊपर को जाते हैं स्लो, फिर नीचे आते हैं बड़ा तेजी से। यानी कि ये अगर चक्कर लगाता है तो स्पीड इसका कम ज़्यादा। इस तरह के सिचुएशन में इवन झूला में भी आप देखेंगे, आप झूला में यहाँ से जा रहे हैं तो आप इस पोर्शन से जैसे नीचे आएंगे बड़ा स्पीड से आएंगे, आपको महसूस होगा आप बड़े स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन और ऊपर चढ़ेंगे तो आपको लग रहा है स्लो चल रहा है। तो ये चीज़ें बताती हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेलिंग नहीं है आपके लेसन में, आपको इतना समझने से बस है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें आपको मेन चीज़ ध्यान देना है, उसका जो फॉर्मूला है A इजिकल टू ये आपको याद रखना है, A इजिकल टू V माइनस U बाई T। जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। इतना आपको जानना है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसी भी सिचुएशन का हमको इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड मालूम होना है, और इनिशियल से फाइनल स्पीड में आते समय उसको कितना समय लगा वो समय ज्ञात होना है। तो आप कि पैरामीटर्स आपके अवेलेबल हैं तो आप एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको इस तरह बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एक बस बड़ी स्पीड से जा रही थी, अचानक उसने ब्रेक लगाया और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको 5 सेकंड लग गए, तो ब्रेक लगने से रुकने तक उसका त्वरण क्या था। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आपको खाली दिमाग में एक चीज़ रखना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो कभी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, फाइनल कम हो सकता है। तो क्या होगा, तब आपका ये माइनस में आएगा। तो जैसे ये माइनस में आता, मैंने अभी भी बताया, जैसे ये माइनस में आएगा इसका मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं डिसरिलेशन हो गया या रिटार्डेशन हो गया। यानी कि चलती हुई गाड़ी में आपने ब्रेक लगा दिया, एक बस 50 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही थी, पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, और किसी पॉइंट पे आके उसने ब्रेक लगा दिया, उसका चाल हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड ज़्यादा था और फाइनल स्पीड कम था। तो जब आप v माइनस यू करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और जब आंसर माइनस में आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए जब एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आता है इसका मतलब वो एक्सेलरेशन नेगेटिव था, यानी कि ऑपोजिट था, यानी कि उसमें ब्रेक लगा है, ज़्यादा से कम हुआ है। और जब आंसर प्लस में आता है तो आप समझ जाइए ये कम से ज़्यादा हुआ है। तो इसमें v का वैल्यू ज़्यादा होगा, u का कम होगा, तब आंसर प्लस में आएगा। और जब u का वैल्यू ज़्यादा है, v का वैल्यू कम है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, कोई सवाल मुश्किल नहीं है इसमें करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको 2 करके दिखाया एक्सेलरेशन से रिलेटेड। चलिए जल्दी से हम थोड़ा सा ग्राफ आपको दिखाते हैं, एक्सेलरेशन के ग्राफ कैसे हो सकते हैं। Acceleration, now we'll see 2 different graphs on the position of object during non-uniform acceleration, an object with increasing speed, an object with decreasing speed,
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको पहले बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट में स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो इट इज़ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप देखेंगे, एक दिस इज अ डिस्टेंस एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस, जैसा स्पीड टाइम ग्राफ में आपने बनाया था। ग्राफ की पोजीशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी होंगी। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट लिया तो दिस इज इनिशियल पॉइंट यू, अब वो धीरे धीरे ऐसा जाते हुए ऊपर की गया। तो जब ग्राफ का लाइन टुवर्ड्स डिस्टेंस हो, यानी कि ये डायरेक्शन किसका है, डिस्टेंस का डायरेक्शन है, जब ग्राफ का लाइन टुवर्ड्स डिस्टेंस हो विथ कंपेयर टू टाइम तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। कल आपको मैंने स्पीड कराते हुए बताया था, स्ट्रेट लाइन इसी तरह बढ़ता हुआ ऊपर को जाएगा तो वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को दिखाएगा। दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देखेंगे ए एंगल और ए एंगल दोनों सिमिलर हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और ये वाला एंगल दोनों सिमिलर हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। तो आपने जो कांग्रेस कंडीशंस पढ़े हैं, एंगल ट्रिपल एस और ट्रिपल ए कांग्रेस कंडीशन मैथ्स में, उसके हिसाब से जब दो एंगल्स आमने सामने के दो एंगल्स बराबर होते हैं या आमने सामने के दो साइड्स बराबर होते हैं तो क्या होगा, ये जो प्रोजेक्शन है ये इंक्रीजिंग में दिखाई देगा। यहाँ से देखिए आप, ये इंक्रीज होकर जा रहा है। यहाँ पे फिर एक पॉइंट पे अगर ये बनेगा तो ये एंगल एक जैसे होंगे, और इसका जो एंगल बनेगा टच करता हुआ ये एंगल थीटा एक जैसे होंगे, यानी कि सिमिलर एंगल सिमिलर साइड्स, और ये इंक्रीजिंग प्रोजेक्शन को दिखाता है। तो जब भी आप ध्यान रखें, वेन एवर द लाइन मूविंग टूवर्ड्स डिस्टेंस लाइन, दैट मीन्स दिस इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे शुरू में अच्छा स्पीड था, धीरे धीरे ये जाके टाइम लाइन की तरफ आना शुरू हो गया। इसका डायरेक्शन देखिए तो आप टाइम की तरफ झुक रहा है। तो जब कोई भी ग्राफ का लाइन टाइम साइड की तरफ झुकेगा, यानी कि टाइम खाएगा ज़्यादा और डिस्टेंस कम तय करेगा, तो वो डिक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है। यानी कि आपका टाइम तो कंज्यूम हो रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस कंज्यूम नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कम हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की तरफ आता है। यहाँ जैसे ब्रेक लगने वाला बात मैंने बताया, यहाँ से बहुत अच्छी सी स्पीड से दौड़ा है गाड़ी, यहाँ जाने के बाद धीरे धीरे स्लो कर दिया, ट्रैफिक ज़्यादा था और धीरे धीरे ब्रेक लग गया और एक टाइम ऐसा यहाँ आके हम यहाँ से मुड़ना शुरू हो गए वापस जीरो। तो मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, जब हम किसी पोजीशन से निकलते हैं और उस पोजीशन में वापस आ जाते हैं, इसके बीच में हमने टाइम कंज्यूम किया है। टाइम तो हमने यूज़ किया लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, जहाँ तक गए थे वहीं से वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तीनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि चेंजेस तो कुछ था ही नहीं, गए और वापस आ गए तो जीरो हो गया। लेकिन टाइम आपने कंज्यूम किया। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं एक पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा हूँ और 10 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा हूँ, 1 घंटे तक खड़ा हूँ, लेकिन मैंने 1 सेंटीमीटर भी मूवमेंट नहीं किया तो मैंने वर्क नहीं किया या मैंने डिस्टेंस तय नहीं किया। तो डिस्टेंस तय करने के लिए जगह से हटना ज़रूरी है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो केवल टाइम कंज्यूम हो रहा है और वापस हम उसी जगह पे आ गए एक निश्चित समय के बाद, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो वेलोसिटी भी नहीं है, वो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको खाली जानना है फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको उसमें मिलेंगे इस लेसन में, और वो इम्पॉर्टेंट है। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। और इसमें ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन के लिए स्पेशली, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको समझने के लिए मैंने इसको आपको दिखाया। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा तरह से इसको दिखाया गया। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल गो विद वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। आपके लेसन में 3 इक्वेशंस बनाने हैं मोशन के, वो लीनियर मोशन के लिए,
और टाइप्स ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं उसमें, अगले क्लास में आपसे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, घर में रहिए और जैसा आपको बताया जाता है समय का सदुपयोग करें और अपने काम को कंप्लीट करें।